नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे पर जो दिखता तो शांत सा है, लेकिन इसका महत्व हमारी जीवन रेखा जैसा है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया के करीब 35% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं? जी हाँ, ये वही वेटलैंड्स हैं जो हमें पानी, भोजन, जलवायु नियंत्रण और जैव विविधता देते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है और कॉप 15 COP 15 ये क्या है और इसमें क्या निर्णय हुए हैं जो हाल ही में चल रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेटलैंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर वेटलैंड्स? तो वेटलैंड्स यानी ऐसे इलाके जहाँ पानी और ज़मीन का मेल होता है। ये साल भर या कुछ समय के लिए पानी से भरे रहते हैं। इसमें बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, जैसे दलदली इलाके, मार्शिस एरिया, झीलें, लेक्स, नदियों के जो किनारे हैं, रिवर बैंक्स जिन्हें हम बोलते हैं, मैनग्रोव्स, बाढ़ वाले क्षेत्र, यहाँ तक कि कुछ कृत्रिम झीलें भी इसके अंदर शामिल होती है। ये सिर्फ जल स्रोत नहीं है, बल्कि पृथ्वी की किडनी की तरह काम करते हैं। यानी ये सफाई का काम करते हैं, यानी ये गंदा पानी छानते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं, यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। और इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाखों पक्षियों, मछलियों और वनस्पतियों के लिए एक तरह से घर का काम करते हैं, यानी उनको घर प्रदान करते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कुछ विकास, शहरीकरण, खेती और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये तेज़ी से नष्ट होते जा रहे हैं। आइए समझते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर एक शहर का नाम है जो आपको ईरान में मिलेगा। तो ईरान के इस रामसर शहर में 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। उसी को हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था वेटलैंड का संरक्षण प्रदान करना, वेटलैंड जितने भी हैं उनको कंजर्व करना, उनको बचाना और उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करना। 2025 तक 172 देश इस संधि का हिस्सा बन चुके हैं। हर देश कुछ खास वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में नामित करता है, यानी ये ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनका वैश्विक महत्व है। भारत में भी अब तक रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 91 हो, यानी 91 हो चुकी है, जिसमें कुछ मुख्य उदाहरण हैं केरल की वेम्बार्ड झील, पंजाब की हरीके झील। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको भारत में कहाँ मिलेंगी, तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारत एशिया की सबसे अधिक और विश्व में तीसरे स्थान पर है, जहां रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहले स्थान पर जाहिर है कि यूनाइटेड किंगडम है। 176 रामसर साइट्स आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलेंगी। उसके बाद में मैक्सिको का नंबर आता है, 144 रामसर साइट यहाँ पर है। भारत में 91 जो जुलाई 2025 के अंदर हुई हैं। और चौथे नंबर पर चीन 82 रामसर साइट्स के साथ है। उसके बाद में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें 66 रामसर साइट्स आपको मिलेंगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अब समझते हैं COP, जिसे हम कॉप बोल रहे हैं, ये क्या होता है। तो देखो, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये एक एक्रोनिम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी पार्टीज़, जो देश रामसर कन्वेंशन के साथ जुड़े हैं उनको पार्टीज़ बोला जाता है। जब ये आपस में किसी नियत समय पर एक बैठक करते हैं, कुछ समय बाद 2 या 3 साल में एक बार बैठक ये करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ या COP, जिसमें सभी देश ये मिलकर तय करते हैं कि वेटलैंड्स को किस तरह से बचाएंगे और क्या क्या कदम उठाएंगे कि हम अपने वेटलैंड्स को बचा सकें। 2025 में ये रामसर कन्वेंशन की 15वीं COP यानी कि कॉप 15 की बैठक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित हुई है और अभी ये चल ही रही है। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक ये बैठक जारी है। इसमें 172 देशों ने भाग लिया है। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसके अंदर शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं कॉप 15 के मेन आउटकम्स की। तो कॉप 15 जो हो रहा है, इसके मेन आउटकम्स क्या है। तो इस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये विक्टोरिया फॉल्स में हो रहा है, जिम्बाब्वे में। तो डिक्लेरेशन जो है विक्टोरिया फॉल्स के नाम से ही है। तो इस डिक्लेरेशन को यहाँ पर अडॉप्ट किया है, जो नेशंस को वेटलैंड्स को स्टोर करने और उन्हें क्लाइमेट और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में शामिल करने का कमिटमेंट देता है। ये जो डिक्लेरेशन है, एक ग्लोबल वेटलैंड रिस्टोरेशन फंड भी बनाने की बात यहाँ पर की गई है, जो कंजर्वेशन के लिए
फंडिंग करेगा, पैसा यहीं से मिलेगा। अब जिम्बाब्वे का इसमें क्या रोल है? तो जिम्बाब्वे ने इस बार रामसर कन्वेंशन की प्रेसिडेंसी ली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल तक उनके पास रहेगी, और जो होस्ट कंट्रीज़ जिम्बाब्वे है, उसके होने के नाते जिम्बाब्वे ने अपने 7 रामसर साइट्स, जिसमें विक्टोरिया फॉल्स भी शामिल है, इसको भी शोकेस किया है। जिम्बाब्वे का गोल है कि वेटलैंड रिस्टोरेशन को क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी के रूप में प्रमोट करना। इस मीटिंग में अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका के रीजन भी इसके अंदर आते हैं। इन ग्रुप ने भी अपनी प्रायोरिटीज़ डाली है और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाए हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान 2025 से 2034 एक ये बड़ा एजेंडा इसमें है, जिसमें वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लॉन्ग टर्म्स गोल्स सेट किए गए हैं। रीजनल कॉर्पोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो देशों के बीच के पानी के मुद्दे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको शेयर करने के लिए ये भी ज़रूरी होता है, तो इसकी भी बात उसमें की गई है। अब बात करते हैं भारत की। भारत जैसे विशाल और विविध जलवायु वाले देश के लिए वेटलैंड कृषि, मछली पालन, पर्यटन और पारिस्थितिकी का आधार है। भारत ने हाल के वर्षों में कई नई रामसर साइट अपने अंदर जोड़ी हैं, जैसे अभी मैंने बात की 91 रामसर साइट्स भारत के अंदर अब हो चुकी हैं। इसके अलावा नेशनल वेटलैंड एटलस भी भारत ने जारी किया है। इसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में भारत लागू कर चुका है, और स्थानीय समुदायों को वेटलैंड संरक्षण में किस तरह से जोड़ा जाए, इस पर भी भारत ने काफ़ी फोकस किया है। इसके अलावा पीपल लेड रिस्टोरेशन पर भी भारत ने फोकस किया है, यानी संरक्षण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो भारत ने COP15 के अंदर COP15 में ये भी सुझाव दिया है कि वेटलैंड्स की बहाली को क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी के रूप में अपनाया जाना चाहिए। वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, तो क्या वेटलैंड्स का SDGs के साथ कोई सीधा संबंध है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। वेटलैंड्स कई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करें SDG 6 की, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। इसके अलावा SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, SDG 1 पॉवर्टी और SDG 2 हंगर इरेडिकेशन की बात करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वेटलैंड्स के अंदर लाखों लोग मछली पालन व खेती पर निर्भर रहते हैं। तो मतलब अगर हम वेटलैंड्स बचाते हैं तो हम सभी के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करते हैं। अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूज़न निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि COP15 हमें ये याद दिलाती है कि वेटलैंड्स केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का भी आधार है। अब एक सवाल आप सबके लिए कि क्या हम स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर वेटलैंड्स को और बेहतर तरीके से नहीं बचा सकते? तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और याद रखें, प्रकृति की रक्षा हमारे भविष्य की रक्षा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।